हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 15 सितंबर 2024 और हम रेगुलर की तरह बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हम अपनी इस वीडियो में बात करते हैं उस दिन के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। लेकिन इसके लिए आपको वीडियोस को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन है 12 सितंबर, बी ऑप्शन है 14 सितंबर, सी ऑप्शन है 5 सितंबर और डी ऑप्शन है 15 सितंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहीं पे हम बात करते हैं 10 जनवरी। 10 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। इस दिन हम मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। और अगर हम 14 सितंबर की बात की जाए तो इस दिन हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। अगर हम डिटेल में बात करें तो हर साल 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी थी, यानी कि भारत को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिली थी हिंदी, यानी हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा बनी थी 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। बात करें तो 14 सितंबर 1953 से राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाने लगा, यानी कि पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था और तभी से ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस यह प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। आगे अगर हम बात करें इस वर्ष की थीम, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2024 की जो थीम है वह है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, यानी कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो हिंदी के पारंपरिक ज्ञान में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस प्रकार से मदद कर सकता है, किस प्रकार से उसकी एआई की भूमिका रहेगी, इसके बारे में यह जो थीम है वह इस वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस की थीम रही है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन वाहनों के लिए कैबिनेट ने पीएम ई ड्राइव योजना को मंजूरी दी? तो ए ऑप्शन है डीजल वाहन, बी ऑप्शन है पेट्रोल वाहन, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रिक वाहन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन। जैसा कि आप यहाँ पर पीएम ई ड्राइव योजना भी देख रहे हैं, तो पीएम ई ड्राइव योजना जो है ये इलेक्ट्रिक वाहन से ही संबंधित है। तो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कैबिनेट ने पीएम ई ड्राइव योजना को मंजूरी दे दी गई है। अगर हम डिटेल में बात करें तो कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए पीएम ई ड्राइव योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 वर्षों में 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट, यानी कि पीएम ई ड्राइव योजना को मंजूरी दे दी गई है। तो पीएम ई ड्राइव योजना का जो उद्देश्य है वह है इलेक्ट्रिक 2 पहिया 3 पहिया वाहन, ट्रक और बसों के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन प्रदान करके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना, यानी अधिक से अधिक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, चाहे वो 2 पहिया हो, यानी कि चाहे स्कूटर हो, बाइक हो या फिर 3 पहिए में वाहन हो, ट्रक हो, बस हो। तो इनको कैसे हम इलेक्ट्रिक के रूप में इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक यूज करने से हमको क्या कुछ फ़ायदा पहुंचेगा, हमारा जो वायुमंडल है वो क्या कुछ कितना स्वच्छ रहेगा, क्या कुछ हमारे लिए लाभदायक होगा, इन सभी के बारे में लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए यह जो योजना है पीएम ई ड्राइव योजना ये लागू की गई है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो ए ऑप्शन है मछली ऐप, बी ऑप्शन है रंगीन मछली ऐप, सी ऑप्शन है समुद्र ऐप और डी ऑप्शन है पहचान ऐप। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रंगीन मछली ऐप जो है इसको केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। आप यहाँ पे आर्टिकल भी देख सकते हैं, रंगीन मछली, ये रंगीन मछली ऐप है, इसको डेवलप किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है। तो केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया।
तो जो राजीव रंजन सिंह है ये केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। इनका नाम है श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, ये इनका पूरा नाम है। और वर्तमान में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री का मंत्रालय ये देख रहे हैं। कहाँ पर ये जो ऐप है इसको लॉन्च किया गया, तो भुवनेश्वर स्थित भाक्रानुप यानी केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान जो है वहाँ पर ये रंगीन मछली ऐप इसको लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस देश के साथ नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024 नामक संयुक्त नौसैनिक और हवाई अभ्यास की घोषणा की है? यानी ऐसा कौन सा देश है जिसमें चीन और किस देश के साथ में नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024 यानी नॉर्दर्न यूनाइटेड नामक संयुक्त नौसैनिक और हवाई अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है दक्षिण कोरिया और डी ऑप्शन है भारत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन और रूस इन दोनों देशों के बीच में नॉर्दर्न यूनाइटेड नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है इसका आयोजन किया गया। इसमें नौसैनिक और हवाई अभ्यास दोनों शामिल थे। अगर हम डिटेल में बात करें तो चीन ने रूस के साथ संयुक्त नौसैनिक हवाई अभ्यास की घोषणा की। इसका उद्देश्य था चीन और रूस ने रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने और सुरक्षित खतरों से निपटने के लिए अपनी क्षमता में सुधार करना, यानी कि जो भी आने वाले भविष्य में जो भी खतरे हैं उन खतरों से निपटना तथा सुरक्षा प्रदान करना। और चीन और रूस अपनी आपस की जो रणनीतिक साझेदारी है इसको कैसे मजबूत कर सकता है, इसका प्रमुख उद्देश्य था। बात करें जापान सागर और अखोटस्क सागर में नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024 नामक संयुक्त नौसैनिक और हवाई अभ्यास की घोषणा की गई। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम के साथ 10 दिवसीय ओणम उत्सव कहाँ शुरू हुआ? यानी कि ओणम का जो 10 दिवसीय उत्सव है वो शुरू हो गया है, जिसमें जो पहला दिवस है ओणम का वो असम के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो ओणम का यह 10 दिवसीय त्यौहार है इसमें जो पहला दिन होता है वो असम के नाम से जाना जाता है। और असम के साथ 10 दिवसीय ओणम उत्सव कहाँ पर शुरू हुआ? तो ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है तमिलनाडु और डी ऑप्शन है कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि ओणम आप सभी लोग जानते हैं केरल का ये प्रमुख त्यौहार है। केरल में यह मनाया जाता है, 10 दिवसीय त्यौहार होता है। बात करें, असम इज द फर्स्ट डे ऑफ द 10 days लॉन्ग ओणम फेस्टिवल, यानी कि ओणम का जो 10 दिन का फेस्टिवल होता है इसमें जो पहला दिन होता है उसको असम के नाम से जाना जाता है। डिटेल में हम बात करें तो असम के साथ 10 दिवसीय ओणम उत्सव की जो शुरुआत है वो केरल में हुई है। असम को 10 दिवसीय ओणम उत्सव की शुरुआत के रूप में माना जाता है और इसके अन्य प्रमुख दिवसों में चिथरा, चोड़ी, विशाखम, अनीजम, थ्रीकेटा, मूलम, पूलादम और उत्तराडोम ये प्रमुख शामिल हैं। तो हम बात करें तो ये पहला दिवस जो होता है वो असम का हो जाता है, दूसरा चिथरा, तीसरा चोड़ी, चौथा विशाखम, पांचवा अनिजम, छठा थ्रीकेटा, सातवां मूलम, आठवां पुरादम और नवा उत्तरादम। ये इस प्रकार से इसके जो अन्य प्रमुख दिन हैं वो इस प्रकार से शामिल होते हैं, जिसमें से असम जो होता है ये प्रथम दिवस के रूप में इसको माना जाता है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ए ऑप्शन है टोक्यो, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है लंदन और डी ऑप्शन है काठमांडू। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन आयोजित किया गया। अगर हम डिटेल में इसके बारे में बात करें तो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 11 सितंबर को दिल्ली में आयोजित किया गया या दिल्ली में इसको आयोजन हुआ। विषय इसका क्या था? विषय था टकराव से बचने और सतत विकास के लिए विचारशील संचार। ये इसका विषय था, ये इसकी थीम थी इस वर्ष की। और ये इसका आयोजन जो है वो दिल्ली में हुआ। भारतीय फुटबॉल टीम के जो पूर्व कप्तान हैं बाईचुंग भूटिया, वो इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि रहे, यानी कि चीफ गेस्ट के रूप में भारतीय फुटबॉल टीम के जो पूर्व कप्तान थे बाईचुंग भूटिया वो इस सम्मेलन के चीफ गेस्ट रहे थे। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा? बात करें मतलब
अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसका जो आम सत्र है उसकी शुरुआत होने वाली है, और भारत की ओर से इसको कौन संबोधित करेगा, कौन रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले बात चल रही थी कि भारत की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे, वो वहाँ पर प्रतिनिधित्व करेंगे, संबोधित करेंगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ मतलब अन्य कार्यों की वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर नहीं जा सकते, वहाँ नहीं संबोधित कर सकते, तो उनकी जगह पर और अन्य लोग जो हैं वो जाएंगे, उसको संबोधित करेंगे। तो आम सत्र को कौन संबोधित करेगा, तो ये ऑप्शन है सौम्य शर्मा, बी ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव, सी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी और डी ऑप्शन है एस जयशंकर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से संबोधित करने वाले हैं। अगर हम डिटेल में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे हम UNGA के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के सत्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी आम सभा को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 28 सितंबर को यूएन को संबोधित करने वाले हैं, यानी कि 28 सितंबर को ये संबोधित करने वाले हैं। महासभा एवं सम्मेलन प्रबंधन के जो अवर महासचिव हैं मूव्स एवेलियन, इनके हस्ताक्षर वाला एक नोट भी जारी किया गया। और संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र की आम बहस इस साल 24 से 30 सितंबर तक आयोजित की जाएगी, जिसमें से 28 सितंबर को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद जी यूएन को संबोधित करने वाले हैं। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है? ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन है असम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है, यानी कि साइबर सुरक्षा नीति का लेटेस्ट वर्जन जारी किया गया। अगर हम डिटेल में बात करें तो तमिलनाडु सरकार द्वारा साइबर सुरक्षा नीति 2.0 जारी की गई। इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो सरकार की सूचना संपत्तियों, जिसमें से बुनियादी ढांचे, सॉफ्टवेयर, नागरिक सेवाओं, इनकी सुरक्षा प्रदान करना है, यानी कि इनको सुरक्षा पहुंचाना है। साइबर सुरक्षा 2.0 जो है ये तमिलनाडु साइबर सुरक्षा नीति 2020 का स्थान लेगी, यानी कि इससे पहले जो फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया गया था उसी का स्थान लेने वाली है। इसका जो सेकेंड वर्जन है 2.0 साइबर सुरक्षा नीति, इसको तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा फिर से लॉन्च किया गया है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने सेमीकॉन इंडिया का आयोजन किया, यानी कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा सेमीकॉन इंडिया का आयोजन हुआ? तो ए ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है असम और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सेमीकॉन इंडिया का आयोजन करने के लिए, इनका जो सेमीकॉन इंडिया है इसका आयोजन किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। कहाँ पर हुआ? तो अगर हम डिटेल में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का जो या फिर यूपी स्पेशल की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन हुआ, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। 11 से 13 सितंबर तक चलने वाले इस 3 दिवसीय सम्मेलन में भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति और नीति को प्रदर्शित किया जाएगा, यानी कि भारत किस तरह से सेमीकंडक्टर के लिए रणनीति बना रहा है, नीतियां बना रहा है, इन सभी को प्रदर्शित किया जाएगा इस 3 दिवसीय सम्मेलन में। इसका जो उद्देश्य है वो भारत को सेमीकंडक्टर के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है, यानी कि जो भारत है उसको कैसे सेमीकंडक्टर के लिए खुद पर डिपेंड किया जा सके, किस प्रकार से अधिक उत्पादनकर्ता बन पाए, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विकास सेठी का निधन हुआ, वो कौन थे? तो ये ऑप्शन है राजनेता, बी ऑप्शन है लेखक, सी ऑप्शन है गायक और डी ऑप्शन है अभिनेता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विकास सेठी जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ वो एक अभिनेता थे। डिटेल में अगर हम बात करें तो मशहूर टेलीविजन एक्टर विकास सेठी का 8 सितंबर को निधन हो गया, यानी कि 8 सितंबर को इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। विकास सेठी, इनका निधन नासिक में हुआ था, जिसके बाद उनके इस पार्थिव शरीर को मुंबई लाया गया, यानी कि निधन नासिक में हुआ लेकिन बाद में इनका जो पार्थिव शरीर था वो मुंबई लाया गया।
कारण बताया गया है कार्डियक अरेस्ट की वजह से, यानी कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनका निधन हुआ है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। विकास सेठी 2001 की सुपरहिट फिल्म कभी खुशी कभी गम में भी नजर आ चुके हैं और इसके साथ साथ ये एक मशहूर टेलीविज़न एक्टर भी हैं। कई लोगों ने इनको टीवी सीरियल में देखा भी होगा और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे और हमारी ये जो वीडियो है ये भी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।